Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 30th July, so let's get started. First news is with respect to यहाँ पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा था और राजेंद्र नगर में उसी को डिमोलिश किया जा रहा है क्योंकि राउस आईएएस में जो हादसा हुआ उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है एंड डिमोलिशंस नाउ गोइंग ऑन बिकॉज स्टूडेंट्स आर डूइंग हैवी प्रोटेस्ट हियर राइट बट ऑल दोज इशूज एनीवे हमारे यहाँ पर हमारे लिए इसमें काम का क्या है एक चीज जो टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे काम का बनता है वो है अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड जो कि हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में कवर कर चुके हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं बाकी जो इश्यूज बन के आएंगे वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसे हम जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर करेंगे और दूसरा आएगा अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड और यू कैन से लोकल अर्बन गवर्नेंस राइट ये तीन इश्यूज तीन डायमेंशन से हमें ये टॉपिक तैयार करना है ऑलराइट अर्बन फ्लडिंग वी आर ऑलरेडी डन दिस वी विल कवर इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट दिस वी विल डू अगेन इन अनदर सेशन ऑफ मींस 450 प्लस ओके सीबीआई नेम केजरीवाल इन एक्साइज पॉलिसी चेंज फाइनल चार्जशीट नो सी सीबीआई से रिस्पेक्टेड सारी चीजें हमने 11 जुलाई को डिस्कस की थी और इसकी पीडीएफ मैंने आपके लिए अपलोड कर दी थी इन दी टेलीग्राम चैनल ठीक है वहां पर आपको पूरा सीबीआई कॉम्पोजिशन वगैरह नहीं पढ़ना है वो आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा आपको जिस चीज पर मेनली फोकस करना है वो करना है सीबीआई वर्सेस पुलिस स्टेट पुलिस राइट इसमें जनरल कंसेंट क्या होता है एंड केस स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है उस पर फोकस करना है तीन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई इस पे फोकस करना है ये कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए तभी आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख पाओगे और एग्जैक्टली सीबीआई किस तरीके से फंक्शन करती है वो बात समझ में आएगी तो आप इस पीडीएफ को 11 जुलाई टेलीग्राम ग्रुप में जाइए वहां पे मिल जाएगी और सीबीआई के बारे में सारी डिटेल आप वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट है यहां पर वेनेजुएला मदुरो डिक्लेयर्ड विनर ऑफ डिस्प्यूटेड वेनेजुएला पोल्स क्योंकि यहां पर लोग कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इवन मोर देन 70% वोट्स लेकर आएंगे बट यहाँ पे जो अनाउंस किया गया है वो गलत रिजल्ट्स हैं अब वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेनेजुएला अलोंग विथ क्यूबा ये दोनों रशिया के ज्यादा क्लोज है काफी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रहा पहले यहाँ पे और जियोग्राफिकली ये दोनों यूएसए के काफी क्लोज हैं ठीक है और इन दोनों को क्यूबा एंड वेनेजुएला को रशिया आज भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ऑलराइट तो इसलिए आप जैसा कि एक्सपेक्टेड है यूएसए ने इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया होगा जबकि रशिया चाइना ने इजिली इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न्स एंड दैट द रिजल्ट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ वेनेजुएलियंस वेनेजुएला की जो एलाइज हैं लाइक चाइना रशिया क्यूबा निकारागुआ होंडुरस एंड बोलिविया ये वहीं की कंट्रीज हैं छोटी ओके दे कांग्रेचुलेटेड मिस्टर मदुरो क्यूबन प्रेसिडेंट ओके तो ये अगेन जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कोल्ड वॉर 2.0 जो चल रही है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में ठीक है बार बार डिस्कस नहीं करेंगे वो रशिया चाइना अलोंग विथ ईरान नॉर्थ कोरिया या जिन जिन को यूएसए से अलग हैं जो कंट्रीज वेनेजुएला क्यूबा ये सब एक कैंप में दिख रही हैं ठीक है जबकि यूएसए अलोंग विद इट वेस्टर्न अलाइज ऑल दी नाटो कंट्रीज अलोंग विद फिलीपींस वियतनाम इंडोनेशिया एंड इंडिया ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूसरे ब्लॉक में दिखाई देता है इंडिया फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रल इसलिए दिखता है हमें क्योंकि वो रशिया के साथ भी अपना एंगेजमेंट बराबर बनाया हुआ है ठीक है और यूएसए और इसराइल के साथ भी वो अपने एंगेजमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है ठीक है अलॉन्ग विद रशिया चाइना तो ये एंगेजमेंट ऑलरेडी चल रहा है रशिया से एंगेजमेंट करने का इंडिया का रीजन ये है कि हम चाइना को पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं रखना चाहते हम चाहते हैं कि रशिया का एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस या फ्रेंडशिप ही कह लीजिए बोथ आर कम्युनिस्ट रिजिम इन अ वे ताकि रशिया एज ए मीडिएटर कभी काम आए इंडिया चाइना के राइट हम चाइना को पूरा आइसोलेट करना भी नहीं चाहते बट एट द सेम टाइम हम लोग अपने आप को थोड़ा सा यूएसए इसराइल की क्लोज भी ले जाना चाहते हैं क्योंकि अगर चाइना पर कोई एक स्ट्रॉन्ग चेक कर सकता है तो वो सिर्फ यूएसए कर सकता है रशिया भी नहीं कर पाएगा इवन अब तो इकोनॉमिकली तो बहुत जूनियर ही है बट इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑल्सो रशिया इज सम वॉट बिकमिंग ए जूनियर पार्टनर टू चाइना ओके एनीवे आगे चलते हैं नाउ दिस इश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है कि अभी तक ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है मोर इंपॉर्टेंटली विद ओबीसी रिजर्वेशन इससे रिलेटेड जितने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं उन सबको हम यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेंगे आपको पूरी टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी चाहे वो इंदिरा स्वामी केस हो बालाजी केस हो या फिर नागराज केस हो या फिर जो अभी रिसेंटली ईडब्ल्यूएस का जजमेंट आया वो केस हो एक बार पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए ये इश्यूज फिर आपको दिक्कत नहीं देंगे बिहार ने अपने यहाँ पे कराया कास्ट सर्वे उसने कहा हमारे यहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कुछ फॉरवर्ड ओबीसी कम्युनिटीज हैं कुछ बैकवर्ड और कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड
तो उसने रिजर्वेशन बढ़ा के अपना कर दिया ओवरऑल 65%। अब 65% जैसे ही किया तो 50% की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो हो गई ब्रीच, राइट। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो इन्होंने इस रिजर्वेशन को रोक दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रेफ्यूज कर दिया, हम स्टे नहीं लगा सकते। बट अगेन क्वेश्चन अब ये उठता है कि 50% की सीलिंग तो ईडब्ल्यूएस के टाइम भी ब्रीच हो चुकी थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद भी 60% हो चुका था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस केस में ओके कर दिया था 10% रिजर्वेशन को, ठीक है? और दूसरी बात कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सर्वे भी नहीं मांगा, कोई डिटेल्स नहीं मांगी कि आपने क्या कोई सर्वे कराया, क्या आपके पास कोई डेटा है जिससे ये जस्टिफाई किया जा सके कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या ईडब्ल्यूएस की पॉपुलेशन कितनी है, कितने फॉरवर्ड कम्युनिटी में कितने परसेंट ऐसे हैं जो 8 लाख के नीचे की इनकम स्लैब में जाते हैं। तो ये सारे केस अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले ये बिहार वाला केस समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज टू ऑर्डर इंटरिम स्टे ऑफ पटना हाई कोर्ट डिसीजन क्वेश्चनिंग रिजर्वेशन अप टू 65% फॉर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो पटना हाई कोर्ट ने इसको कैश कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे करने से मना कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आज तक जितने भी जजमेंट्स आए विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन इशू, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से सब कुछ इवॉल्व हुआ आगे। फर्स्ट जजमेंट आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन इन 1951, ठीक है। ये पहला मेजर केस था विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, ठीक है। और स्टेट ऑफ मद्रास क्यों लिखा है, क्योंकि पहले हम उसको उसी नाम से जो मानते थे 1956 से पहले, ठीक है, बाद में उसको तमिलनाडु नाम दिया गया है। Supreme Court struck down the communal government order in Tamil Nadu which provided caste-based reservation in education institution, declaring it unconstitutional. ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट किया और ऐड किया आर्टिकल 15(4) which allowed for special provision for advancement of socially as well as educationally backward community. Now focus on this word socially and educational backward. Educationally backward होना चाहिए आपको, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो ये क्राइटेरिया कहीं नहीं लिखा गया था। इकोनॉमिकली की बात नहीं आई है, पूरा फोकस है सोशली या फिर एजुकेशनली आप बैकवर्ड रहे हो, ओके। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट ने इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 15(4). तो कहीं ना कहीं इसने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर, फर्स्ट केस। सेकंड, एमआर बालाजी केस 1962, उतना मेजर केस नहीं है, मैं सिर्फ आपको टाइमलाइन समझाने के लिए सारे केस दे रहा हूं, बाकी अगर आपको याद ही रखने होंगे तो सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट केस हैं वो याद रखेंगे। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, चंपक दोराई राजन, ठीक है, ये एक लड़की को लेके आया था इन विद रिस्पेक्ट टू हर एडमिशन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। M.R. Balaji versus State of Mysore 1962. In this judgment, Supreme Court held that reservation should not exceed 50% of the available seats or posts, and court also ruled that caste could not be the sole criterion for identifying backward class. अब यहाँ पे दो चीजें देखिए, जो जिस इंदिरा सोनी केस में आगे चल के आएगी 92 में, वो 30 साल पहले ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया था दैट रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ अवेलेबल सीट, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ इंदिरा सोनी केस में पहली बार नहीं बोली गई, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था। सेकेंड थिंग इज कि कास्ट अकेली इट कैन नॉट बी ए सोल क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास, ठीक है। सिर्फ कास्ट नहीं कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो ओबीसी में तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नो, नॉट ओनली कास्ट, ठीक है। आपको उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखना होगा, क्या उसकी कास्ट के साथ सोशली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं वो भी देखना होगा, ठीक है। तो कास्ट अलोन कैन नॉट बी, और साथ में फिर वो जो इंदिरा सोनी केस में भी आएगा इकोनॉमिक सीलिंग वो भी, ठीक है, 8 लाख रुपए की इनकम ओबीसी के केस में। अब हम आते हैं फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर मंडल कमीशन रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है और केस आता है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑन रिजर्वेशन। इसने अपहेल्ड तो किया कि 27% रिजर्वेशन दे दीजिए ओबीसी को, जो कि मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया था एग्जैक्टली, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशन लगा दी। फर्स्ट, एफर्मेशन ऑफ 50% कैप ऑन टोटल रिजर्वेशन। यही 50% कैप की बात कहां की थी, एमआर बालाजी केस में, ठीक है। इसी को दोबारा रीअफर्म किया गया और उस साथ में इंट्रोड्यूस किया गया क्रीमी लेयर कंसेप्ट टू एक्सक्लूड एफ्लुएंट मेंबर्स विद इन ओबीसी, यानी कि कहीं ना कहीं अब आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ गया। हालांकि क्रीमी लेयर के एग्जैक्ट जो क्राइटेरिया होगा उसको बाद में कमीशन ने डिसाइड किया, जैसे कि 8 लाख रुपीज की इनकम टाइम टू टाइम बढ़ाई गई है, पहले 6 लाख भी थी, इनकम क्राइटेरिया बना दिया। उसके बाद अगर आपके फादर या कोई एक पेरेंट ग्रुप ए सर्विस में तो भी आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, या फिर आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी सर्विस में, ठीक है, बोथ पेरेंट्स, तब भी आप आ जाओगे। ऐसे कई क्राइटेरिया रखे गए जैसे लॉयर, डॉक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो यहां पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया।
reservation in promotion was not permitted. Now this is significant that reservation in promotion was not permitted. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो ओपन कैटेगरी से बच्चे आते थे उनको ये लगता था कि ये बंदा हमारे बैच का है, ठीक है। या सपोज कीजिए कि एक बैच जो उनके बाद आया नेक्स्ट ईयर, तो आज जो उनका जूनियर है वो कल को प्रमोशन में रिजर्वेशन लेके उनका सीनियर बन जाएगा, राइट। तो ये एक कंसर्न ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स का भी निकल के आया जॉब में। Now next 1976 का एक केस था, उसमें क्या हुआ था दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट reservations in promotion were permissible under article 16(4), ठीक है, in the employment which provides for advancement of any backward class of citizen। तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ कैरल वर्सेस एनएम थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन परमिसिबल होगा, बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो बाय 1992 इंदिरा सोनी केस हमारे पास या रिजर्वेशन में प्रमोशन सही था, यहां तक की कंडीशन क्लियर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1990 के। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल वालों का कंसर्न क्या आया कि हमारा जूनियर हमारा सीनियर बन जाएगा प्रमोशन में रिजर्वेशन लेके, ठीक है, या हमारा ही बैचमेट हमारा सीनियर बन सकता है। तो इसके लिए कोर्ट ने रूल किया कैचअप रूल। इट शुड बी अप्लाइड इन प्रमोशंस, मीनिंग दैट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स who promoted later than the reserve category candidates will regain their seniority upon the promotion। ओके, अगर वो सीनियर है जनरल वाला तो वो सीनियर ही रहेगा, राइट। तो ये अजीत सिंह केस में क्लियर हो गया। अब सबसे सिग्निफिकेंट इंदिरा सोनी के बाद जो थर्ड केस, फर्स्ट हमारा चंपाकम दोराई राजन, सेकंड इंदिरा सोनी, ये तीन केस आपको याद रखना सबसे जरूरी। फिर आता है एम नागराज 2006 में। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77, 81, 82, 85। अब ये चारों अमेंडमेंट किससे थी, ये आप अपनी लक्ष्मीकांत से खुद देख लेंगे, बट ये चारों रिलेटेड थी कि इसने प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ कर दिया, बट ओनली फॉर एससी एंड एसटी, ठीक। तो ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बट इन चार अमेंडमेंट्स ने 77, 81, 82 एंड 85 इसने अलाउ कर दिया था कि एसटी एससी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड ये कैचअप रूल मेंटेन किया जाए, ठीक है। जनरल कैटेगरीज के लोगों को ऐसे डिसएडवांटेज पे नहीं रखा जाएगा। It allowed for reservations in promotion for SC ST. However, court mandated that the state must provide quantifiable data. But लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को कोर्ट के सामने क्वांटिफाइबल डेटा रखना होगा जो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि यस दीस एसटी एससीज आर बैकवर्ड, देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन एट द हायर लेवल, ओके, एंड द मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये तीन कंडीशन इन्होंने यहाँ पे रख दी। फर्स्ट इज क्वांटिफाइबल डेटा टू डिमॉन्स्ट्रेट योर बैकवर्डनेस, सेकंड इज कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एसटी एससी का एट दी हायर लेवल ऑफ सर्विसेज लाइक सेक्रेटरी एंड ऑल, ओके, एंड मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इन तीनों चीजों का ध्यान में रखते हुए आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, बट ओनली फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर? अब क्योंकि कोई भी सभी उसको लेकर काफी हल्ला हुआ कि अब एसटी एससी जो कि ऑलरेडी माना जाता है कि वो है बैकवर्ड, उनके साथ अत्याचार हुए हैं सदियों तक, तो क्या उसके लिए भी क्वांटिफाइबल डेटा जुटाना पड़ेगा सरकार को। तो जर्नैल सिंह केस वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई की अपनी नागराज केस की रूलिंग को और स्टेट किया दैट स्टेट्स डू नॉट नीड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा of backwardness for ST/SC to provide reservation in promotions. The requirement for demonstrating inadequacy of representation and ensuring administrative efficiency however remain। यानी कि इन तीन में से जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को भी रखा ओके, इसको भी रखा ओके, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिफाइबल डेटा वाली कंडीशन थी उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि ये माना गया दैट ST/SC आर डेफिनेटली बैकवर्ड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, देयर इज इनफ एविडेंस ऑफ ऑल दोस इश्यूज जो हुआ है, और आज भी होता ही है कई जगहों पर, ठीक है, इन द नेम ऑफ देयर कास्ट। तो फिर ये माना गया कि फर्स्ट कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बताना पड़ेगा कि वो बैकवर्ड है, दे आर, उन्हें माना गया कि यस दे आर बैकवर्ड, बट इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी हायर लेवल पे उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन दोनों क्राइटेरिया को रखा गया। फर्स्ट क्राइटेरिया डिलीट कर दिया गया इन जर्नैल सिंह केस। नेक्स्ट इज अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसने रिजर्वेशन दिया था फॉर ओबीसीज को इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि ऑल योर आईआईटीज आईआईएम्स। द कोर्ट रीअफर्म द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसी रिजर्वेशन, हालांकि क्रीमी लेयर वालों को नहीं, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को। नेक्स्ट केस इज विद रिस्पेक्ट टू एमजी बड़प्पनवर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ओके सॉरी फॉर दैट। ये 2001 का केस था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कहा गया था कि प्रमोशन में जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं इसको पीरियोडिकली असेस किया जाए,
बट ये असेसमेंट किया नहीं जाता है, ये होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी। नेक्स्ट इज ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट फॉर पर्पस ऑफ रिजर्वेशन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जैसा कि लोग कहते हैं कि एसटी कम्युनिटी में अगर हम देखें तो हर 10 में से 7 सीट्स अकेली मीना कम्युनिटी लेकर जाती है, ठीक है। तो एसटी बाकी के जितनी एसटी कास्ट बन गई उनके पास से 30% रिजर्वेशन बच जाता है, मतलब रिजल्ट्स अगर आप देखें एग्जाम के। और खुद एसटी कम्युनिटी में से ये आवाजें आती कि मीना कम्युनिटीज दे आर नॉट, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एसटी, वो उतने बैकवर्ड नहीं है, वो ट्राइब के क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते हैं और उनका एसटी से बाहर किया जाए। तो ऐसा ही स्टेप मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ पर लिया था 2003 में, जब मीना कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि जो ओबीसी और इन सब की लिस्ट है ये सेंट्रल लेवल पे अलग बनाई जाती है और स्टेट लेवल पे हर स्टेट अपनी स्पेसिफिक बनाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एसटी में कर दिया, लेकिन राजस्थान सरकार में ऐसा अभी तक नहीं है, वहां मीना कम्युनिटी आती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बात की जा रही थी कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया, वैसे ही आप एसटी एससी में ही बना दीजिए, ताकि जैसा कि रेस किया गया टीना डाबी का कि इनकी तो थर्ड जनरेशन है जो गवर्नमेंट जॉब में आई है, तो इनको क्यों मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 केस में कहा कि दिस सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जजमेंट एम्फेसाइज दैट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एससी। उन्होंने ये माना कि पूरी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है और उसमें हमें कोई लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। मराठा रिजर्वेशन केस 2020 का है, अभी रिसेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक्ट पास किया था 2018 में कि हम पूरी मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। हालांकि इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, इट ब्रीच द 50% रिजर्वेशन कैप सेट बाय इंदिरा सोनी केस एंड इट डिड नॉट क्वालिफाई एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन टू वारंट एन एक्सेप्शन। क्योंकि अगर आपको ये 50% केस की जो कैप है इसको ब्रीच करना है, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये प्रूव कीजिए, ठीक है, कि बहुत ही जरूरी है ये कैप को ब्रीच करना। क्योंकि हमारे यहाँ आप कह लीजिए कि 90% पॉपुलेशन, सपोज इमेजिन कर लीजिए कि 90% पॉपुलेशन जो हमारी है वो एसटी एससी ओबीसी की, जैसे मध्य प्रदेश में है 87% एज ऑफ नाउ, ओके। तो उसमें आप दिखा दो कि सारी ओबीसी कम्युनिटी या काफी बैकवर्डनेस है और हमें इस कैप को ब्रीच करके रिजर्वेशन, जैसे तमिलनाडु ने कितना कर रखा है, आई थिंक 69% है या 63% है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, 63 या 69% है तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि वो शो करते हैं कि हमारे यहाँ एक्सट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसी है कि एक्सेप्शन की हमें जरूरत है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई कि जो मराठा कम्युनिटी है वो बैकवर्ड है, दिस इज एन एक्सट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्शन एंड ये कैप ब्रीच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। एचपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019, यहां पर सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द प्रिंसिपल दैट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अलोन कैन नॉट बी सोल क्राइटेरियन फॉर रिजर्वेशन। अब इसके बाद जब सरकार ईडब्ल्यूएस लेकर आई तो उसमें तो उसने सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ही, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ही क्राइटेरिया बना दिया। तो एचबी जोशी का जो केस का जजमेंट था उसके जस्ट अगेंस्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट खुद फिर पलट के उसको ओके कर देगा, ओके। तो ये टाइमलाइन समझिए। Supreme Court reaffirmed the principle of economic backwardness alone cannot be criteria for reservation. The ruling has implication for debate on economically weaker section reservation introduced later. Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. Court held that state is not bound to provide reservation in appointments and promotions. देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा था उत्तराखंड के केस में कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, यानी स्टेट के ऊपर, इट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, जैसा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी उत्तराखंड के केस में कहा था कोर्ट ने, ठीक है। एंड देयर इज नो फंडामेंटल राइट, सी देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन। It also reiterated that state must provide adequate data to justify reservation and promotion. अब जो हमने ऊपर जो बात देखी थी नागराज केस में, उसको फिर से कोर्ट ने कहा कि आप एडिक्वेट डेटा प्रोवाइड कीजिए हमें पहले टू जस्टिफाई कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड का केस था। पीडब्ल्यूएस का केस सामने आया सुप्रीम कोर्ट के 2022 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 10% रिजर्वेशन दिया इन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को, द जजमेंट हाइलाइटेड द इवॉल्विंग नेचर ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया इनकॉर्पोरेटिंग इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलॉन्ग विद सोशल एज वेल एज एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आज के 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से डिस्कस करने हैं, बाकी तो रैंडम न्यूज है जो मैं आपको बताता रहता हूँ कहाँ किस तरह यूज करनी है। अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड फोलेरी से होता है। इसको हम लोग काफी सारे सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में भी इसको डिस्कस किया, ओके। और इसके बाद पिछले न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी हम 2-3 बार इसको कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपके नोज के थ्रू अंदर घुस जाता है और फिर ब्रेन में चला जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है।
क्वाड कॉल्स फॉर एंड टू वायलेंस इन यूक्रेन, गाजा एंड म्यांमार। यहाँ पे मीटिंग हुई इन लोगों ने भाई पोल बच्चन जैसी बातें की। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है, जो कि मैं शायद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराना चाहता था, बट मैंने इसको यहीं पे ऐड कर लिया है, कि आखिर इसको और कितना ब्रॉड किया जा सकता है, इस क्वाड का जो मैंडेट है इसको हम कितना ब्रॉड कर सकते हैं, कैसे इंडिया उसको अपने बेनिफिट के लिए लीवरेज कर सकता है। तो इसको क्विकली देख लेते हैं। India can leverage the Quad to further its national interests across various fields, including security, economy, technology and diplomacy। ठीक है, क्योंकि जब क्वाड बना तब पूरा गोल क्या था, चाइना को कंटेन करने का। तो सिक्योरिटी तो अपनी जगह ठीक है, बट क्या हम इसको और ब्रॉड कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन में, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में या डिप्लोमेटिक कॉपरेशन में। ठीक है, तो उस पर देखते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। तो यहाँ पे फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। Given its strategic location in Indian Ocean, India can enhance its maritime security through joint naval exercises, for example, Malabar. इंटेलिजेंस शेयरिंग विद क्वाड पार्टनर्स, जैसे कि 5i ग्रुप था एक, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहते हैं, हालांकि हम उसके मेंबर नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट क्वाड पार्टनर्स के साथ तो हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग कर ही सकते हैं। This can also help India monitor and secure crucial sea lanes and deter piracy and other maritime threat। तो फर्स्ट हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। सेकंड है काउंटर टेररिज्म, कोलैबोरेटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, शेयरिंग इंटेलिजेंस। जैसे कि मुंबई अटैक जब हमारे यहाँ हुआ, हमें इंटेलिजेंस मिली थी यूएसए से, लेकिन हम लोग फिर भी रोक नहीं पाए। एंड कंडक्टिंग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज कैन स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटीज टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। Third is cybersecurity. By working with Quad countries, India can bolster its cybersecurity infrastructure, benefiting from shared best practices, technologies, coordinating response to cyber threat। For example, हमारे यहाँ एम्स पे क्या हुआ था, ransomware अटैक, राइट। अब इतना ज्यादा हम डिजिटाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं, आधार कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, हम लोग फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी लाने वाले हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हम अपने डेटा को उतना प्राइवेसी मेंटेन करें, उतना सिक्योर रखें। उसके लिए क्या जरूरत होगी हमें, कि हम इनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टेक्नोलॉजीज, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखें, ताकि हम साइबर सिक्योरिटी बेटर एनहांस कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। सेकंड चलते हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेंडिंग ट्रेड रिलेशंस अमंग मेंबर कंट्रीज। इंडिया कैन नेगोशिएट बेटर मार्केट एक्सेस, ठीक है, वी वांट मार्केट एक्सेस ऑफ यूएसए, राइट, क्योंकि बांग्लादेश वियतनाम ने हमें ओवरटेक कर लिया है इन द टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि उन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ है। ट्रेड बैरियर्स कम कीजिए, एनहांस इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सप्लाई चेन रेजिलियंस। कोविड-19 टाइम क्या हुआ था, चाइना में आया, तो चाइना से आने वाला सारा रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट्स डिस्टर्ब हो गया, तो सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, और उसका असर हमारी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ा था, क्योंकि चाइना से अधिकतर रॉ मटेरियल आता है जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक हाईलाइटेड द नीड फॉर रेजिलियंट सप्लाई चेन। इंडिया कैन कोलैबोरेट विद क्वाड कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई एंड सिक्योर इट्स सप्लाई चेन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल कंट्री, पर्टिकुलरली चाइना। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है इन कंट्रीज से। एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वाड कंट्रीज इन सेक्टर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन में हमने कोलैबोरेशन किया है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिंगापुर डेवलप कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कैन स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन इंडिया। थर्ड एरिया जहां पर हम कॉपरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, इंडिया कैन पार्टनर विद क्वाड नेशंस टू एडवांस इन फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। Joint research and development projects can accelerate innovation. Digital infrastructure, तो enhancing data infrastructure through collaboration on 5G technology, data centers, cyber security framework can position India as a global technology hub. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसकी हमें सख्त जरूरत है, हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी अलाउ कर दिए अपने यहाँ खोलने में, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सबसे पहला एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी ने एक कैंपस खोला है हमारे यहाँ की गिफ्ट सिटी में, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल आपको कोट करने पड़ते हैं अपने आंसर में, तभी आपके आंसर इंपैक्टफुल बनता है। सिर्फ ये जो हम लोग पहले से स्टैटिक पढ़ के रखें, इसको लिखने से नहीं बनेगा आंसर अच्छा, ठीक है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर एक स्टैटिक के इशू में अंदर आपको एग्जाम्पल देने होंगे। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन में, कोलैबोरेशन में आप एग्जाम्पल दीजिए अमरावती का, राइट। एजुकेशन स्किल में आप एग्जाम्पल दीजिए डाइकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, इसने गिफ्ट सिटी में खोला है। तब जब आप रिलेट करेंगे ना अपने स्टैटिक करंट को, तब जाके एक अच्छा आंसर लिखते हो, तब जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। Exchange program, scholarship, collaborative research initiative with universities, research institute in quad countries can enhance India's human capital. हेल्थ केयर एंड पैंडेमिक में तो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी इंडिया ने, क्योंकि वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्वाड कैन कोऑर्डिनेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, एनहांसिंग इंडियाज रोल एज ग्लोबल हेल्थ प्रोवाइडर। और इन मेडिसिन में, फार्मेसीज में यूज होने वाला एपीआई, सारा एपीआई चाइना से आता है। तो अगेन वही बात आ जाएगी कि हमें एक कंट्री पे डिपेंडेंस कम करनी है, सप्लाई चेन को और ज्यादा रेजिलिएंट बनाना है।
Health security, sharing knowledge and resources to combat pandemics, developing joint health security framework and conducting joint medical research to improve India's public health infrastructure. Climate and environment पर we can collaborate in renewable energy, environmental protection. Okay, renewable energy projects such as solar, wind, hydroelectric power can help India achieve its sustainable development goal and reduce carbon emission. Environmental protection में biodiversity protection, tackling pollution can address common environmental challenges faced by coordination. Diplomatic strategic में balancing power dynamics. Quad can counterbalance China's growing influence in Indo-Pacific region. ठीक है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज कहाँ हैं? यूएसए भी पैसिफिक को शेयर कर रहा है, जापान भी पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया भी पैसिफिक में, और हम बैठे हैं इंडियन ओशन में। ठीक है, तो ये जो क्वाड बनता है ये अल्टीमेटली चाइना को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्वाड, इंडिया कैन असर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी and influence regional geopolitics. Multilateral engagement, engaging with Quad strengthen India's role in multilateral forum, enhancing its ability to shape global norms and standards on issues like trade, technology, and security. Strengthening alliances, strengthening bilateral as well as multilateral alliances with Quad partners can enhance India's diplomatic leverage in international negotiation and forum. Okay, all points are self-explanatory. Infrastructure development में connectivity projects, collaborating on infrastructure projects such as ports, highway, railway can improve connectivity, boost economic growth. India can benefit from investment and technical expertise from Quad countries. Quality infrastructure, okay, we can adhere to high standards of transparency, sustainability and financial viability, can help India avoid debt traps and ensure long-term benefit. इसमें आप कोट कर सकते हैं आईपीएफ को, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, उसके 4 पिलर हैं, जिसमें से एक ट्रेड वाला पिलर था जो हमने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, बाकी के 3 हमने ज्वाइन किए हुए हैं। स्पेस कोलैबोरेशन, नासा और इंडिया कोलैबोरेट कर ही रहा है निसार पे, राइट। जापान भी अपना एक मिशन अभी लॉन्च करने वाला है चंद्रयान पे। जापान ने इससे पहले रिग्यू नाम के एस्ट्रॉइड पे भी भेजा था। ठीक है, वहां से सॉइल सैंपल भी करा करके लाया, तो हम लोग ज्वाइंट स्पेस रिसर्च कर सकते हैं इन चीजों में। पार्टनरिंग विद क्वाड कंट्रीज ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च कैन एडवांस इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज, बेनिफिटिंग सेक्टर्स लाइक कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड नेविगेशन। और अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था, न्यूज़पेपर में आया था दैट जापान क्या बनाना चाह रहा है अपने आप को, रॉकेट लॉन्चिंग हब। जापान इज ऑन इट्स मिशन टू बिकम ए रॉकेट लॉन्चिंग हब, तो इंडिया उसमें कोलैबोरेट कर सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, यूटिलाइजिंग सैटेलाइट डेटा एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्वाड कंट्रीज कैन एनहांस इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्पांस कैपेबिलिटी. So overall, we can say by strategically leveraging opportunities presented by Quad, India can strengthen its security, boost economic growth, foster technological innovation, and enhance its global standing. राइट तो यहाँ पे हमने कॉर्ड के बारे में जान लिया। ये तो इनकी मीटिंग होती रहती है, बट हमारा जो गोल था कॉर्ड को समझने का वो हमने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बिगिंस वीक लॉन्ग लोक अदालत ड्राइव। ये लोक अदालत वगैरह लगती रहती है, ये आपके स्टैटिक लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, बाकी कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे लोक अदालत को और कैसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या है, ये सब हम करेंगे सेपरेटली इन दी मेंस 450 लेक्चर। अब यूएसए के साथ हमने डील की थी यूएवी को लेके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेके, बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किए हैं इसमें, इस डील को लेकर। ठीक है, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जानना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं सीडीएस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चे सीडीएस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि कहाँ क्या होता है इसका, कौन से काउंसिल में ये हेड है, कहाँ मेंबर है। तो पहले डीएससी को जानते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज ए पाइवटल बॉडी विद इन Indian Ministry of Defense, responsible for decision making on policies and procedure related to acquisition of military equipment, weapon system and platform for Indian armed forces. Established कब हुई थी? 2001 में establish हुई थी। It ensures timely procurement of military hardware, adherence to defense procurement policies and efficient allocation of defense resources. तो इसकी functions and responsibilities क्या है? First important is approval of acquisition proposal. ये एग्जामिन करेगा, अप्रूव करेगा किसी भी मेजर एक्विजिशन प्रपोजल अगर आता है, एंश्योरिंग दे अलाइन विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल एंड इमीडिएट ऑपरेशनल नीड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इसी को अप्रूव किया है यहाँ पे कोर्ट ने। जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक यू बैक। ओके, यहाँ पे ये सबसे पहले अगर इसको कोई प्रपोजल ठीक लगता है तो ये अप्रूव करता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, ये ग्रांट किया जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये डीएससी काउंसिल ही देता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्विजिशन पॉलिसीज, तो क्या एक्वायर करना है, कितना करना है, वो सारी पॉलिसीज यही बनाएगा। बाकी वो आप डीपीपी आप जानते होंगे, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिसमें हमने 5 कैटेगरीज रखी थी, बाय, ओके, बाय एंड मेक, बाय ग्लोबल, ठीक है, या मेक इन इंडिया। ठीक है, इस तरह की 5 कैटेगरीज रखी थी हमने अंडर दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर।
आउटडेटेड हो चुका है, नो वन गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम। बस ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो सब कौन डिसाइड करेगा, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। बजट एलोकेशन, डीएसी ओवरसी द एलोकेशन ऑफ डिफेंस बजट फॉर वेरियस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, मॉनिटरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इंडिजनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, जैसे आजकल एमएसएमई और स्टार्टअप्स को ज्यादा ग्रूम किया जा रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेज, डीआरडीओ, डिफेंस प्रोक्योरमेंट यूनिट एंड सो ऑन, और पॉलिसी रिकमेंडेशन करना। ठीक है, तो इन समरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी, एंश्योरिंग दैट आर्म फोर्सेज आर इक्विप्ड विद नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू एड्रेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। ओके, ये सब आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई आपसे पूछ नहीं रहा है इसकी फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए बताने के लिए इंपॉर्टेंट था। सीडीएस के बारे में जान लीजिए, ये कब क्रिएट की गई, ये इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15 अगस्त 2019 एंड फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 24, 2019। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने यहाँ पर, क्योंकि कारगिल रिव्यू जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि सीडीएस जैसी कोई पोस्ट ना होने की वजह से कोऑर्डिनेशन के इशू आए थे कारगिल वॉर में। इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। First thing is he served as a principal military advisor to defense minister on all tri-service matter. Okay, this is important कि ये directly एक military advisor की तरह serve करता है to the defense minister. This is first thing. Second is एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसके अंडर में एक डीएमए, ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया और इसका हेड बना दिया गया सीडीएस को। Okay, he had the newly created Department of Military Affairs within Ministry of Defense, and this department is responsible for promoting jointness in procurement, training, staffing for services through joint planning and integration of their requirement. क्योंकि देखिए फाइटर जेट्स की जरूरत नेवी को भी पड़ेगी, वो भी अपने वहां अपने उस पर रखती हैं आईएनएस विक्रमादित्य पे। ठीक है, और यही फाइटर जेट्स की जरूरत एयरफोर्स को भी पड़ती है, राइट। तो कई बार ओवरलैप भी हो जाता है, तो ये हमें थोड़ा सा ज्वाइंटनेस चाहिए थी इन प्रोक्योरमेंट। ओके, तो ये सब इंश्योर करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय सीडीएस। ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीडीएस हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द सर्विस चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑन मैटर्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस। Capability development, he plays a crucial role in prioritizing the procurement and capability development plans for armed forces. Joint Command, CDS is responsible for implementation of unified command structure to improve the operational synergy among the, ठीक है, क्योंकि यही चीज हमारे पास मिसिंग थी कारगिल वॉर के टाइम। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नाउ सीडीएस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी प्रोवाइडिंग मिलिट्री इनपुट्स टू द कमांड। ठीक है, तो तीन बातें इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। First is he is also a military advisor to defense minister. He had the Department of Military Affairs, and third thing is he is also the member of Nuclear Command Authority. इनके बारे में बात करें तो ये 4 स्टार जनरल होते हैं, और जो तीनों आर्मी चीफ है ना वो भी 4 स्टार जनरल है। पहले बात ये हुई थी क्या इनको 5 स्टार जनरल बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई कि इसके बाद फिर वो जो तीनों चीफ थे आर्मी एयरफोर्स, उन्होंने कहा हम 4 स्टार हैं तो हम अपने ऊपर एक हायर रैंक का ऑफिशियल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सोचा कहा गया कि चलिए इनको भी 4 स्टार ही बनाते ताकि रैंक बराबर रहे, लेकिन सारा कोऑर्डिनेशन ये देखेंगे। ओके, अपॉइंटेड, CDS is appointed by government and serve until the age of 65. Reporting CDA report directly to defense minister. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? The establishment of CDS is significant reform in India's defense architecture aimed at enhancing integration and efficiency of Indian armed forces. It ensures a unified approach to defense planning and execution, fostering greater coordination, cooperation among the Army, Navy, Air Force. The position also helps streamline decision-making process and address the complexities of modern warfare by fostering jointness of operations synergy in the service. तो ये सिग्निफिकेंस में लिख लीजिए, चाहे कंक्लूजन में लिख लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है कुछ तो। नाउ क्यों सरकार इन एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ी है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट केस किया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड। इसके बाद अब ये कह रहा है देयर इज क्लियर डिस्क्रिपेंसी इन वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड। ठीक है, तो इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं ऐसा एक क्लेम कर रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सेड देयर वर डिस्क्रिपेंसी इन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। In 362 constituencies, it said that 5,54,000 fewer votes were counted. इनका कहना है कि करीब 5-5.5 लाख वोट काउंट ही नहीं किए गए, while 35,000 votes were counted in excess in
polled in 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो इनके अकॉर्डिंग 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्स्ट्रा काउंटिंग की गई है, जितने वोट्स पड़े ही नहीं थे, और 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने 5.5 लाख वोट करीब काउंट किए ही नहीं। ठीक है, तो लोग जो कहते हैं ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुश्किल है, बट काउंटिंग प्रोसेस में अगर गड़बड़ होती है तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है, जैसा कि आज हमने वेनेजुएला के केस में भी देखा। एनजीओ फ्लैग द इनऑर्डिनेट डिले इन द रिलीज ऑफ फाइनल टर्नआउट डेटा। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन था उसने बहुत लेट दिया था कि कितना टर्नआउट हुआ है, और वो भी परसेंटेज में दिया, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप बता देते, जैसे आज वोटिंग हुई, 24 घंटे के अंदर आप बता दीजिए कि इतने लाख वोटिंग हुई है, ठीक है, ताकि फिर जब बाद में काउंटिंग होगी तब ये देखा जा सके कि वोटिंग तो इतनी की हुई थी, तो फिर काउंटिंग इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे केस यही बन रहा है ना कि पोल कितने हुए थे और काउंटिंग कितनी हुई है। Right. So there is inordinate delay in release of final turnout data, absence of disaggregated constituency, किस constituency में कितने वोट पड़े ये भी नहीं बताया exactly, and polling station figures in absolute number। तो ये कुछ चीजें हैं जो एडीआर का कहना है, अब देखते हैं शायद कुछ हो इसमें, बट ये देखिए एक हाई पॉसिबिलिटी थी पहले से भी कि काउंटिंग में ऑनेस्टली होगा सब कुछ या नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब सेंटर इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, सेंटर इज लाइकली टू मूव आईएलओ अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। कि आईएलओ ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसने उसमें क्या फैक्ट दिए थे, दैट इंडियाज यूथ अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। ओके, और ये रिपोर्ट आई थी इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही, तो ये इनका कहना है कि आपने हमारे इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। 83% अनएम्प्लॉयड है यूथ। शेयर ऑफ यंगस्टर्स विथ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अमंग टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ हैज डबल्ड। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट आईएलओ में इंडिया अपना केस रखेगा। यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व के नाम दिए, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में, नौरादेही मध्य प्रदेश में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सेंटर्स की इंटर्नशिप की बात है, इसको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कि टॉप 500 कंपनीज के साथ तैयार किया जाएगा, तो कल का डिस्कशन आपने देखा होगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट बिल्ड ब्रेक थ्रू जीन एडिटर एमिंग फॉर पेटेंट। ठीक है, तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर ये पहली बात तो कि बनाया इंडियन साइंटिस्ट ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड थिंग है कि आप लोग क्रिस्पर तो जानते ही हो, ठीक है, लेकिन इससे एडिटिंग करते हैं तो कुछ अननेसेसरी चीज में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमने और ज्यादा इफेक्टिव एक एडिटर बनाया है क्रिस्पर 9 से भी बेटर। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग की न्यूज है टुडे। ठीक है, CRISPR Cas9 researchers can add, remove or alter specific DNA sequence in the genomes of animals. This system has been used in various fields including agriculture, healthcare, etc. Right? वहां पे होता है जेनेटिक डिसीज को करने के लिए। CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग यूज करता है गाइड आरएनए डिजाइन टू फाइंड एंड बाइंड द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टारगेटेड जीनोम। ठीक है, यहाँ पे ये यूज कर रहा है जीआरएनए, दैट इज गाइड आरएनए। नाउ ये जीआरएनए क्या करता है, डायरेक्ट्स एन एंजाइम Cas9। ठीक है, एक एंजाइम होता है Cas9, उसको डायरेक्ट करता है टारगेटेड साइट की तरफ, वहां जाता है। नाउ देन इट इज फॉलोड बाय शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड PAM, दैट इज प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिव। Now this Cas9 recognize and bind to the PM sequence and act as a molecular seizure, और फिर ये उसको कट करता है, it spins some of the damaged DNA. Then it automatically triggers the cell's DNA to repair the system, which repair the snip part of the insert to correct the DNA sequence. इस तरीके से आप DNA अपना एडिट करके जेनेटिक डिजीज से इश्यू सॉल्व करते हो। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, दैट CRISPR Cas9 सिस्टम ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड कट पार्ट्स ऑफ द जीनोम अदर देन द इंटेंडेड पोर्शन। इसी को कहते हैं ऑफ टारगेट इफेक्ट। हमें जो कट करना था उसके अलावा भी ये कुछ ऑफ टारगेट पे जाके कट कर देता है। ठीक है, व्हेन यूजिंग द SP Cas9 एंजाइम ड्राइव फ्रॉम, और ये जो SP Cas9 एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम ही तो जा रहा है ना वहां पे जो हमने ऊपर देखा, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, या दिस जीआरएनए जो था वो डायरेक्ट कर रहा था एक एंजाइम को। ठीक है, यही एंजाइम जो है हमारा, ये एंजाइम किसका बना है, दिस एंजाइम इज ड्राइव फ्रॉम स्टेरेप्टोकोकस पाइगोजेनिस। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, इससे ड्राइव किया गया था। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू इंजीनियर वर्जन्स ऑफ दिस SP Cas9 विथ हायर फिडेलिटी बट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ एडिटिंग एफिशिएंसी। नाउ अब इन लोगों ने क्या किया कि हम SP Cas9 से FN Cas9 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो Cas9 में जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम ड्राइव किया गया है फ्रॉम फ्रैंकीसेला नोविसिडा बैक्टीरिया। ओके, ये हाईली प्रिसाइज है, इट हैज लो एफिशिएंसी एज वेल।
ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए हाईली प्रिसाइज, ताकि जो ऑफ टारगेटिंग हो रही है उसको रोक सके। ठीक है, तो इस एफ कैस 9 के बारे में करते हैं, क्योंकि ये इंडियन रिसर्चर्स ने बनाया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेते हैं, एटलीस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। The enhanced genome editing system developed by scientists from CSIR Institute of Genome and Integrative Biology in New Delhi, it improves on existing CRISPR-based technologies by using a modified version of FNCas9 enzyme. This version, known as enhanced FNCas9, offers higher precision and efficiency in DNA modification, addressing the off-target effects commonly associated with SPCas9 enzyme derived from Streptococcus pyogenesis. The enhanced FN-Cas9 was engineered to have a stronger binding affinity to this PAM sequence, improving the enzyme's ability to target and edit specific DNA regions. This innovation allowed for more effective gene editing, including the potential to treat genetic disorders. The system demonstrated significant improvement in correcting mutations related to inherited blindness, showing high efficiency and minimal off-target effects. Researchers are now focusing on optimizing delivery method and reducing the size of enhanced FN-Cas9 enzyme. Patenting this technology within India could pave the way for affordable therapeutic developments, particularly benefiting low and middle income countries. राइट, तो ये FN Cas9 के बारे में छोटी सी बातें, शायद एग्जाम में कभी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम विद इंडिया ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज। अब देखिए, चाइना से हम लोग काफी सारी कैपिटल मशीनरी तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इन मशीनरीज को एफिशिएंटली यूज कर सकें हम और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, उसके लिए भी हमें जरूरत किसकी पड़ती है? चाइनीज ट्रेनर्स की। अब इंडिया ने क्या किया, अराउंड 2019 के अराउंड 2 लाख चाइनीज को वीजा दिया जाता था कि आप आइए, हमारे लोगों को यहाँ पे काम सिखाइए ताकि हमारी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। लेकिन उसके बाद 2020 में गलवान क्लैश हो गए, तो हमने वीजा का जो प्रोसेस था उसको और स्ट्रिंजेंट बना दिया, और अब हमारे यहाँ कितने चाइनीज आ रहे हैं साल में? हार्डली 2000। तो इसका ओवरऑल असर देखा जा रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, कि मशीनरीज वगैरह हमने ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन चाइनीज वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो चीज हमें उनसे सीखनी थी, जो कि हो नहीं पा रही। इवन अडानी ग्रुप ने भी कहा कि हमें भी चाइनीज मैन पावर की जरूरत है, उन चाइनीज टेक्नीशियन की जरूरत है इन चीजों को ऑपरेट करने के लिए, बट गवर्नमेंट उतना इजिली वीजा क्लियरेंस नहीं दे रहा है चाइनीज पीपल को। तो इससे हमारी प्रॉब्लम ही बढ़ रही है बाय ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज। ठीक है, इसलिए जो लोग कहते हैं ना पान की दुकान पे खड़े होगी हम चाइना से ट्रेड बंद कर देना चाहिए, नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल तो हम ले ही रहे हैं, कैपिटल मशीनरी तो हम ले ही रहे हैं, बट हमें उनकी एक्सपर्टीज भी चाहिए, हमें उनके टेक्नीशियंस भी चाहिए। ठीक है, हमारे स्कूल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का तो आप देख ही लिया है अपने हाल। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। इंडियन अथॉरिटीज हैव प्रॉमिस्ड मोर वीजा टू चाइनीज टेक्नीशियंस हुज हेल्प इंडियन बिजनेस अर्जेंटली नीड। ये प्रॉमिस किया गया था, बट हो नहीं रहा एग्जैक्टली। There is a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisor and workers. ठीक है, because Chinese workers are considered highly productive. जैसे कि यहाँ पे एक वेलोर बेस्ड शू मैन्युफैक्चरर है, इसने एग्जांपल दिया कि जितने रॉ मटेरियल से हम 100 आइटम प्रोड्यूस करते हैं, उतनी रॉ मटेरियल से चाइनीज 150 आइटम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी बेटर है, उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर है। तो ओके, सो देयर इज अ कॉल फॉर मोर वीजास फॉर चाइनीज टेक्नीशियन। Indian businesses have purchased machines from China but cannot use them productively without the help of Chinese technicians. The machines are laying idle and exports orders are unfulfilled. Even Gautam Adani के ही सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी वीजा का वेट कर रही है चाइनीज वर्कर्स की। The official acknowledgement of India's huge skill deficit is important and impressive. ठीक है, तो यानी कि इस इशू में एक चीज तो समझ में आ रही है कि सिर्फ मशीन आने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास स्किल डेफिसिट है उस चीज का। ठीक है, हमारे पास स्किल्स ही नहीं है उनको ऑपरेट करने की। ठीक है, तो पहला तो एक चीज अच्छी है कि कम से कम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट तो किया कि यस वी हैव द स्किल डेफिसिट, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, बट इवन द प्रॉब्लम इज कि दीज लो टेक लेबर इंटेंसिव लाइक शूज मैन्युफैक्चरिंग दे आल्सो रिक्वायर ए डीप वेल ऑफ एक्सपर्टाइज। जैसा कि वेलोर बेस्ड उस आदमी का कहना है, इट्स एक्सपर्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव देन दोज फ्रॉम एल्सवेयर। नाउ यू कैन से कि दूसरी कंट्री से बुला लेते हैं, अगर चाइनीज नहीं आ रहे हैं बुला सकते हो, बट द थिंग इज कि वो लोग एक्सपेंसिव ज्यादा है। नीदरलैंड से बुला लीजिए, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, यूएसए से बुलाएंगे ज्यादा एक्सपेंसिव है। चाइनीज वर्कर उतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए हमें इन्हीं को बुलाना है। ओके, बट हमने क्या किया? देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, इट होल्ड्स द चाइनीज बैक एंड साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो इससे अल्टीमेटली हमारा बिजनेस, हमारे एक्सपोर्ट सब अफेक्ट हो रहे हैं।
तो रियल कल्प्रिट कौन है? चाइना है या इंडियन गवर्नमेंट है? नहीं, रियल गवर्नमेंट है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे लोगों को सिखा नहीं रहा है कुछ। विदाउट फॉरेन टेक्निकल असिस्टेंस एंड वास्टली अपग्रेडेड डोमेस्टिक एजुकेशन, जॉब रिच प्रॉस्पेरिटी विल रिमेन ए क्रूअल मिराज। इसलिए हमारे यहाँ जॉब्स उतनी नहीं बन पा रही हैं। Discouraging visa prospect, 2019 Chinese national received 2 lakh visas, but the numbers fell sharply after deadly clash of 2020 in Galwan. Now, Indian official accused the Chinese of violating visa conditions and laundering money. Last year, visa कितने इशू हुए? सिर्फ 2000। सिक्योरिटी ड्रिवन माइंडसेट की वजह से, क्योंकि आप इंटेंसिव स्क्रीनिंग कर रहे हो उनकी कि इनके आने पे हम बहुत स्क्रीनिंग करेंगे वीजा इशू करने से पहले। Now, this powerful national security argument, obviously, argument तो powerful है, but the thing is that this powerful security argument is clocking our rhetoric of Atmanirbhar Bharat. Integrating foreign knowledge, East Asian economy teaches us that foreign knowledge is pivotal but spurs development only when combined with adequately एजुकेटेड डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, अब देखिए आज का जो चाइना है ना, वो खुद से नहीं बना है। पहले उसके रिश्ते जापान और यूएसए के साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसे इन दोनों कंट्रीज से टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसे फंडिंग चाहिए थी, इवन उसे स्किल्ड मैन पावर एंड टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती थी। इसलिए 2000 से पहले आप देखेंगे तो चाइना कभी इतना एग्रेसिव नहीं था, ना अगेंस्ट यूएसए, ना ही अगेंस्ट जापान, ना ही अगेंस्ट साउथ कोरिया। फॉरगेट साउथ कोरिया, इवन ताइवान के अगेंस्ट उतना एग्रेसिव नहीं था। 2000 के बाद से और ज्यादा एग्रेसिव हुआ है, क्योंकि उसको अब लगता है अब तो मैं हो गया हूं आत्मनिर्भर। राइट, तो सिर्फ फॉरेनर्स को बुला के अगर हम टेक्निकल नॉलेज ले भी लेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा अगर हम अपने खुद की डोमेस्टिक एजुकेशन और स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे। इंडिया, हमने बनाए स्कूल्स, बिल्डिंग एंड एनरोल किया स्कूल्स में चिल्ड्रंस को, बट द सर्वे ऑफ लर्निंग आउटकम डिप्रेसिंगली रिमाइंड us that schools have rarely educated the children. Only about 15% of Indian school students have basic reading and arithmetic skills require for an international economy, जबकि 80% of Chinese चिल्ड्रन के पास ये स्किल्स हैं। सिंस 2000,